इवनिंग माय डियर क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। वो सभी बच्चे जो लगातार मेरे चैनल पे वीडियो लेक्चर्स देखते आ रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा आज का ये वीडियो लेक्चर हमारी फिजिक्स में पढ़े जाने वाली एक बहुत ही स्पेशल यूनिट का लेक्चर है। जी हाँ, इस यूनिट का नाम है रोटेशनल मैकेनिक्स, या अगर आप किताब खोल के देखेंगे तो वहां पे रोटेशनल मैकेनिक्स तो नहीं लिखा है, बट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रोटेशनल मोशन, इस तरह की कोई हेडिंग दी है। एक्चुअली में जो ये यूनिट है ना, इस यूनिट का नाम होना चाहिए था रोटेशनल मैकेनिक्स, लेकिन टॉपिक वाइज मद्देनजर रखते हुए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, बात वही है। सो लेट मी टेल यू एंड लेट मी रिपीट दिस। एक बच्चा कहता है रिपीट दिस, इससे पहले कब हुआ आपको बताना चाहूंगा कि कायदे से अगर देखा जाए तो इस यूनिट का आज का ये लेक्चर दूसरा वीडियो लेक्चर है। जी हाँ, दूसरा वीडियो लेक्चर। इससे पहले मैं एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर दे चुका हूं, जिन बच्चों ने वो नहीं देखा है वो जरूर देख लीजिएगा। उसमें एक छोटा सा टेक्निकल एरर है कि वो लो लाइट वीडियो है। लो लाइट मतलब कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो सब तो नजर आ ही रहा है, समझ भी आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी रोशनी कम है, जिसकी वजह से मजा थोड़ा कम हो जाता है। तो वो सभी बच्चे जिन्हें उस वीडियो को लेक्चर को देखने में मजा थोड़ा कम आया है, वो मजा आपको यहां पूरा अच्छे से मिल जाएगा। आप इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं बहुत सारी बातें रिपीट करूंगा और कुछ नई बातें आगे बढ़ाऊंगा और टॉपिक को अच्छे से आपके लिए क्लियर करके दिखाऊंगा। सो इसलिए कोई भी बच्चा अगर आज ये लेक्चर पहली बार देख रहा है तो मेरी सजेशन है कि मत ही देखो, पहले वो वाला देख लो। ऐसा नहीं है कि उसमें मैंने आपको चीजें अच्छे से नहीं समझाई है, चीजें अच्छे से समझाई है, लेकिन इस वीडियो लेक्चर को समझने से पहले उसका देखना जरूरी तो है। तो वो देखना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया है। तो वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने पहला वीडियो लेक्चर देखा है उन्हें रोटेशनल मैकेनिक्स क्या है ये समझ आ चुका है, और रोटेशनल मैकेनिक्स की दुनिया में सेंटर ऑफ मास नाम की क्या चीज होती है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है ये भी समझ आ चुका है। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसी फिजिकल टर्म है जो हमें यह बताती है कि किसी भी बॉडी का मास सारा का सारा उसके केंद्र में समाया हुआ है, यानी उसके बिंदु, उसके केंद्र बिंदु यानी उसके सेंटर में समाया हुआ है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डिफाइन सेंटर ऑफ मास, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत सिंपल शब्दों में आप कह सकते हैं दैट सेंटर ऑफ मास इज एन इमेजिनरी पॉइंट which is found to be at the geometrical center of any body of this universe, and it is that point where it appears as if the entire mass of a body is supposed to be concentrated at that point. ये वो पॉइंट है जहां ऐसा प्रतीत होता है जहां पूरा का पूरा मास उस बॉडी का समाया हुआ है। एक बच्चा कहता है हाँ कॉमन सेंस है यार, मेरा पूरा मास मुझ में ही तो समाएगा, आपका पूरा मास आप में ही तो समाएगा, लेकिन कहां पाया जाएगा उसका जिक्र हम सेंटर ऑफ मास से करते हैं। तो एक बच्चा कहता है ठीक है, तो आसान बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया की हर बड़े से बड़े चीज का मास यानी उसका जो वजन है वो उसके बीचों बीच समाया हुआ एज्यूम किया जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर चीजों को हम उसके सेंटर पे संभाल पाते हैं। और ये सारे एग्जांपल, यहां तक कि लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने पहले वाले वीडियो लेक्चर में दिए। इसलिए जिनको लग रहा होगा कि ये बातें बिना एग्जांपल्स के बता रहा है टीचर, तो वो पहला वीडियो लेक्चर जरूर देखें, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल से, रियल लाइफ एग्जांपल से जल्दी समझ आएगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमारे सिलेबस में हमें क्या करना है? हमारे सिलेबस में हमें यह नहीं जानना कि किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या है, रैदर हमें यह जानना है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास क्या है। तभी तो चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास तो उसके सेंटर में होता है। मजा तो तब आता है जब आप एक से ज्यादा अलग अलग बॉडीज के सेंटर ऑफ मास पता लगाने की कोशिश करते हो। एक बच्चा बोला जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि टू पार्टिकल सिस्टम। टू पार्टिकल सिस्टम मतलब हमारे पास एक बॉडी है और एक दूसरी बॉडी है। एक बॉडी का मास कुछ है और दूसरी बॉडी का मास कुछ है। इसका सेंटर इसके बीच, इसका सेंटर इसके बीच। लेकिन अगर मैं दोनों को एक साथ कंबाइन कर दूं, दोनों को कॉम्बिनेशन में बना दूं, तो उनका सेंटर कहां? इसकी डेरिवेशन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। एक बच्चा कहता है दोबारा करा दो ना, वो पहले वाले वीडियो लेक्चर में लाइट थोड़ी कम थी, कोई बात नहीं, लाइट थी भले ही कम, लेकिन क्वालिटी में था पूरा दम। फिर भी अगर आपको उस क्वालिटी को पाने में रहा है थोड़ा सा गम, तो आ जाओ, वो आपकी दूरी कर दे, सारी खुशी सारा गम यहां मिल जाएगा आपको, पूरी क्वालिटी का दम। आइए जानते हैं हम क्या करने जा रहे हैं। सो माय डियर 11th क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत ही मैं उस डेरिवेशन से कर रहा हूं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन, डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द
center of mass, derivation of the expression of the center of mass of two particle system, two particle system मतलब दो पार्टिकल्स की बात हो रही है, of two particle system, यानी two particle system का अगर हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए सबसे पहले मैंने एक ज्योमेट्रिकल एक्सिस बनाया, एक एक्स एक्सिस बनाया और एक वाई एक्सिस बनाया। इसे ओरिजिन लिया, इसे एक्स लिया, इसे वाई लिया, तो एक एक्स वाई प्लेन है। इस एक्स वाई प्लेन में ओरिजिन से कुछ दूरी पर एक पार्टिकल मैंने बिठा दिया, कुछ दूरी पर एक पार्टिकल बिठा दिया। मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और उसी ओरिजिन से कुछ दूसरी दूरी पर एक दूसरा पार्टिकल बिठा दिया। ये भी एक पार्टिकल है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये भी एक पार्टिकल है। इस पार्टिकल का केंद्र बिंदु ये रहा और इस पार्टिकल का केंद्र बिंदु ये रहा। केंद्र बिंदु मतलब इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास ये रहा और इस सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर, इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर। अगर मैं इसे और इसे जॉइन कर दूं तो इस बॉडी और इस बॉडी में, इस बॉडी का मास अगर m1 है और इस बॉडी का मास अगर m2 है तो इनका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इनके बीच में लाई करेगा। एक बच्चा कहता है हाँ बीच में तो लाई करेगा, लेकिन एग्जैक्टली बीच में लाई करेगा ऐसा तब होगा जब मैं भी 5 किलो का और मेरे साथ वाली बॉडी भी 5 किलो की, तो हम दोनों मिलकर कितने हुए 10 किलो, तो हमारा केंद्र बिंदु हमारे बीच में। बात समझ आ रही है? लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, अभी मैंने बीच में कोई एक रैंडम पॉइंट लिया है और ये जो रैंडम पॉइंट है, इस रैंडम पॉइंट की दूरी इज कॉल्ड एज आर वेक्टर। तो इस आर वेक्टर को कहते हैं दूरी ऑफ सेंटर ऑफ मास, या फिर सिंपल शब्दों में कहूं, इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। यानी दो पार्टिकल्स के बीच का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, दो पार्टिकल्स के बीच का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, उसी की डेरिवेशन है कि भैया तुम ओरिजिन से r1 की दूरी पे, तुम ओरिजिन से r2 की दूरी पे, तो तुम्हारा केंद्र बिंदु यानी तुम्हारा सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से कितनी दूरी पे, ओरिजिन से r वेक्टर की दूरी पे। इसी r वेक्टर का एक्सप्रेशन हमें डिराइव करना है। अब ये डिराइव कैसे करते हैं, मैं यहां पे थोड़ी सी थ्योरी लिखता हूं, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। थ्योरी में क्या होता है, हम कहते हैं लेट अस कंसीडर, थ्योरी की बात सुनेंगे, थ्योरी बहुत प्यारी है। लेट अस कंसीडर a system of two particles, such that पहला पार्टिकल of mass m1 is at a दूरी of r1 vector from origin, and दूसरा पार्टिकल ऑफ मास m2, दूसरा पार्टिकल ऑफ मास m2 is at a दूरी of r2 from origin। let their center of mass be at a दूरी of r vector from origin, and we need to find the expression of r vector। हमें r वेक्टर का एक्सप्रेशन फाइंड करना है, यानी इस r वेक्टर का, जो कि ये है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों। मैंने कहा लेट f1 वेक्टर बी द एक्सटर्नल फोर्स। मान लेते हैं कि इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ऑन बॉडी ऑफ मास m1, एंड लेट f2 वेक्टर be the external force, on body of mass m2। यानी m1 बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स f1 मान लिया, m2 बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स m2 मान लिया। एक बच्चा कहता है एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? यार कोई भी सिस्टम जब आपस में एक दूसरे के साथ रखे जाएंगे तो वो
एक दूसरे के साथ भी इंटरैक्ट करेंगे और जिस सराउंडिंग में वो रखे हैं उस सराउंडिंग में भी उन पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। भाई बिना फोर्स के तो कोई बदलाव नहीं आएगा ना। अगर आप रेस्ट पे बैठे हो तो क्या आप अपने आप हिल जाओगे अपनी जगह से? नहीं ना। यानी बाहर से आप पे कोई ना कोई तो एक्सटर्नल फोर्स लगना बेहद जरूरी है। तो उसी एक्सटर्नल फोर्स को हमने F1 F2 माना है। एंड ऑल्सो लेट F12 वेक्टर be the force on body 1 due to body 2 and let F21 vector be the force on body 2 due to body 1। अब ध्यान से देखो, let us consider a body। हमारे पास एक बॉडी है, let us consider a बॉडी of mass m1। तो m1 पे लगने वाला फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन का सेकंड लॉ m1 पे एक फोर्स लगा F1 वेक्टर और एक फोर्स लगा फर्स्ट बॉडी पे सेकंड बॉडी के कारण। जब फोर्स लगेगा तो फोर्स के कारण होगा बदलाव किसका? मोमेंटम का, फर्स्ट बॉडी का समय के साथ। यानी बदलाव किसके साथ? समय के साथ। पहली बॉडी का मोमेंटम m1 v1। देखो ये बात आपको समझ आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे अच्छे से देखो, अच्छे से आपको समझ आनी चाहिए। अब क्योंकि F1 plus F12 is equal to m1 v1 plus 2, सिमिलरली अगेन मैं लिख सकता हूं कि F2 वेक्टर प्लस फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू बदलाव ऑफ मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी समय के साथ इज इक्वल टू बदलाव ऑफ m2 v2 समय के साथ। मत भूलो, हम सब जानते हैं कि फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड बॉडी इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी F12 और F21 कैंसिल हो जाएगा। वो कहता है बच्चा कब? आओ हम लिखेंगे यहां पे फोर्स ऑन पहली बॉडी, फोर्स ऑन दूसरी बॉडी, फोर्स ऑन पहली बॉडी ड्यू टू दूसरी बॉडी, फोर्स ऑन दूसरी बॉडी ड्यू टू पहली बॉडी इज इक्वल टू बदलाव ऑफ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी समय के साथ प्लस बदलाव ऑफ मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी समय के साथ। एक बार देखो हर बच्चा और बताओ क्या है, किसी बच्चे को कोई डाउट मेरे साथ। यानी बोर्ड पे लिखी हुई अगर सारी सूचना और बोर्ड पे लिखी हुई अगर सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से नजर आ रही है तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये डेरिवेशन आपके लिए बाएं हाथ का खेल बन जाएगी। क्योंकि डेरिवेशन में मैं जो भी कुछ आपको समझा रहा हूं ये पूरी डेरिवेशन ही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी और बहुत कुछ बचा है लेकिन मुझे ये डेरिवेशन दोबारा रिपीट कराने में कोई गम नहीं आ रहा। मैंने पहले वीडियो लेक्चर में भी कराई है, दोबारा कराने में इसलिए कोई गम नहीं है क्योंकि आज कुछ नया भी जानने को मिलेगा जो इसी में बेस्ड है। तो रिवीजन में कोई गम नहीं क्योंकि क्वालिटी में पूरा दम कम नहीं, याद रखना। आइए अब F12 F21 क्योंकि बराबर है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो ये F12 और ये F21 कैंसिल हो जाएगा और ये F1 प्लस F2 दोनों मिलकर बनाएंगे F। ये हो गया F एक्सटर्नल। वाई F एक्सटर्नल? यार F एक्सटर्नल इसलिए क्योंकि मैंने लिखा था F1 इज एक्सटर्नल फोर्स, F2 इज एक्सटर्नल फोर्स, तो इज इक्वल टू बदलाव किसके साथ? समय के साथ। ब्रैकेट में आ गया m1 v1 प्लस m2 v2। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों आओ, आइए एक्सप्रेशन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, जितनी भी जगह है बची उस जगह का इस्तेमाल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो F एक्सटर्नल इज इक्वल टू d by dt ब्रैकेट में m1, ये जो v1 है क्या मैं v1 की जगह लिख सकता हूं dr1 by dt और क्या मैं v2 की जगह भी लिख सकता हूं dr2 by dt। एक बच्चा कहता है वो कैसे? यार वेलोसिटी क्या होता है? क्वांटिटी है। क्या वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt नहीं होता? बदलाव ऑफ डिस्टेंस समय के साथ। ये क्या मैं लिख नहीं सकता वेलोसिटी इज इक्वल टू बदलाव ऑफ डिस्टेंस समय के साथ? तो v1 dx1 होगा, लेकिन यहाँ पे x1 की जगह क्या है? r1, तो v1 इज इक्वल टू dr1 by dt होगा। एंड मेरे प्यारे प्यारे बच्चों v2 विल बी इक्वल टू dr2 by dt। ये तो आप बचपन से पढ़ते आए हो, बचपन मतलब यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 से। तो यहां पे मैंने क्या करा F एक्सटर्नल इज इक्वल टू d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर। ये वाला d और ये वाला dt, ये वाला d और ये वाला dt बाहर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट में बचेगा m1 r1 प्लस m2 r2। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों जरा एक बार आप मेरे द्वारा बताई गई या दी गई इस पूरी सूचना पे अपनी पूरी नजर डालो और आए आपके मन में कोई सवाल तो मैं कहता हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मत चाहते ना बवाल। आइए अब इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद का स्टेप सबसे ज्यादा बच्चों को तंग करता है। ऐसा कैसे? हाँ तो मैं बता दूं
कि हम अभी डेरिवेशन कर रहे थे और जब भी कोई डेरिवेशन शुरू की जाती है तो कुछ प्राप्त किया जाता है। इस डेरिवेशन में कुछ प्राप्त नहीं किया जा रहा है, कुछ जानबूझ के क्रिएट किया जा रहा है। हाँ जी, एक्सप्रेशन के लिए, क्योंकि यही एक तरीका है। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते थे इस बात को बताने का, लेकिन दिस इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट। अगर आपके मन में सवाल उठ रहा हो कुछ भी, तो भाई सही उठ रहा है, कुछ भी, हाँ एक्चुअली में कुछ भी, लेकिन हर चीज का सबूत है, हर चीज के प्रूफ्स है, इसलिए डाइजेस्ट करने में आसानी होगी। हम यहां पे क्या करते हैं, हम यहां पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय m1 प्लस m2 वी गेट, व्हाट डू वी गेट? सुनना मेरी बात ध्यान से, f एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाय dt स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय m1 प्लस m2, और हमारे पास आ गया m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। देखो पहले एक बार पूरा एक्सप्रेशन अच्छे से देखो, आपके सामने जो ये एक्सप्रेशन है आपको दिखना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपकी आंखों के आगे से कुछ गायब है। अगर आपको सब कुछ दिख रहा है तो इसका मतलब आपको चीजें समझ आएंगी। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में जो ये है, ये वाला हिस्सा आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस एक्सप्रेशन में m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 को r वेक्टर माना जाता है। तो व्हाट इज r वेक्टर? R vector is the expression of the center of mass of two particle system, जहां पहले पार्टिकल का मास m1, दूसरे पार्टिकल का मास m2, पहले पार्टिकल की दूरी r1, दूसरे पार्टिकल की दूरी r2। कहां से? फ्रॉम ओरिजिन। बात समझ आई? एक बच्चा कहता है सर देखो समझ तो पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी आ गई थी, लेकिन मन में एक सवाल अभी उठ रहा है, हाउ टू अप्लाई, इसे अप्लाई कैसे करना है, न्यूमेरिकल्स में कैसे सॉल्व करना है। ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये कंफ्यूजन आपके मन में उठ रही होगी कि यार न्यूमेरिकल्स में कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। तो क्यों ना अब मैं आपको इसी पर्टिकुलर डेरिवेशन में प्राप्त किए गए इस एक्सप्रेशन r वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करा दूं, ताकि आपके मन में है बचा अगर कोई सवाल तो मेरी है गारंटी उसके कारण नहीं बचेगा कोई दूसरा बवाल, नहीं रह जाएगा आपके मन में कोई डाउट का मलाल। देख लो, एक बार पूरी डेरिवेशन को अच्छे से घूर लो, एक बार पूरी डेरिवेशन पे नजर मार लो। हालांकि ये रिपीटेड डेरिवेशन है, पहले वीडियो लेक्चर में भी पढ़ाई गई थी, बस फर्क सिर्फ इतना था कि वह लाइट थी कम, यहां रोशनी में है दम, लेकिन क्वालिटी वैसी की वैसी, सेम टू सेम, क्योंकि हम किसी से नहीं है कम। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11 के बच्चों, यही चीज मैंने आपके लिए रिपीट करने की कोशिश करी है, ताकि आपको अगर कोई कमी रह गई हो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में तो वो आपको यहां पे पूरी होती दिखाई दे। तो अब हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली बात है न्यूमेरिकल के लिए मुझे किताब का सहारा लेना पड़ेगा। किताब का सहारा मतलब किताब में से क्वेश्चन लेंगे। आइए, तो हमने क्या सीख लिया है, व्हाट वी हैव लर्न्ड सो फार। हमने अब तक क्या सीखा? आई रिपीट माय सेंटेंस, मैं यहां पे लिख रहा हूं, हमने सीख लिया है कि if we are given with system of particles, अगर हमारे पास system of particles है, if we are given with system of particles such that उस सिस्टम में मौजूद हैं कुछ पार्टिकल्स जिनका मास गिवन है एंड ओरिजिन से उनकी दूरी गिवन है, तब उन सब का कंबाइंड, तब उन सब का कॉम्बिनेशन करने के बाद पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, जहां
जहां पर भी लाई करेगा, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जहां पर भी लाई करेगा, उसका या उसके पोजीशन वेक्टर का एक्सप्रेशन होगा r वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मेरे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, एक बार इसे घूरो, अच्छे से समझो, कोई आए आपके मन में सवाल तो आप मचाना पूरा बवाल। तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको अपने दिमाग में बिठानी है, और ये एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, आपको देखना है। मैंने लिखा है साफ साफ, हमने सीख लिया है कि इफ वी आर गिवन विद सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब कि एक पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल गिवन है और हर पार्टिकल का मास पता है, और हमें यह पता है कि कुछ पार्टिकल जिनका मास गिवन है एंड ओरिजिन से उनकी दूरी भी गिवन है, तब उन सब का कॉम्बिनेशन, यानी उस सिस्टम को हम एक कंबाइंड सिस्टम मान रहे हैं। क्योंकि इंडिविजुअल अगर हर पार्टिकल की बात करोगे तो यार इंडिविजुअल तो हर पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास उसी के सेंटर में लाई करता है। हम इंडिविजुअल बात नहीं कर रहे, हम यहां कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, और कॉम्बिनेशन में जब हम पार्टिकल्स को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आता है। एक बच्चा कहता है सर फॉर्मूले को देख के ऐसा लग रहा है कि आप दो ही पार्टिकल की बातें कर रहे हो, दो से ज्यादा हुए तो सिस्टम है, कुछ भी हो सकता है। जी हां, सिस्टम तो सिस्टम है। देयरफॉर for n particles we may write n particles के लिए we may write r vector, इसे हम बोलते हैं RCM मतलब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर is equal to m1 r1 plus m2 r2 dot mn rn divided by m1 plus m2 plus m3 dot mn। therefore मेरे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, समेशन ऑफ mi ri अपॉन समेशन ऑफ mi, जहां पे i इज इक्वल टू 1 से लेके i इज इक्वल टू 1 से लेके i इज इक्वल टू n तक। एक बार घूरो, आपको अगर बातें समझ आई यहां तक, मेरे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, ये चीज आपके लिए समझना बहुत जरूरी था। और अगर आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया तो अब शुरू होगा सिलसिला न्यूमेरिकल्स का। तो चलिए आपको ले चलता हूं इसी फॉर्मूले में बेस्ड किए जाने वाले न्यूमेरिकल्स को कैसे किया जाता है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। पहले तो न्यूमेरिकल इंटरप्रेट करना आना चाहिए, फिर सॉल्व करके आना चाहिए। आइए अब आपको ले चलता हूं पोजीशन वेक्टर पे बेस्ड या सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर पे बेस्ड किए जाने वाले न्यूमेरिकल्स की तरफ। प्रैक्टिस कराने के लिए इस हेडिंग को हमें मिटाना होगा, और इस हेडिंग को मिटा के हमें यहाँ पे नई हेडिंग को लिखना होगा। तो किताब उठा लेते हैं, और किताब की मदद से आप देख रहे हैं कि मैंने न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स की किताब का सहारा लिया है। ये वो किताब है जो मैं हमेशा अपने सभी स्टूडेंट्स को रेफर करता हूं, और कहता हूं कि ये किताब अगर आपके पास है तो हमेशा आपको एक अच्छा क्वेश्चन बैंक मिलेगा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस पे। सो दिस इज अ एक्सीलेंट बुक। इसी में से मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर आपको समझा रहा हूं कि न्यूमेरिकल कैसे करना है। तो चलिए सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं हमारा एक सिंपल सा टॉपिक जिसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन, मेरी बात बहुत ध्यान से सुना, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला, यानी सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला है इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। और मेरे सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन आया है। क्या प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा। क्वेश्चन है मेरे सामने, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इन अ मॉलिक्यूल ऑफ HCl, अगर आप ध्यान से सुनेंगे मेरे बच्चों, इन अ मॉलिक्यूल ऑफ HCl, इन अ मॉलिक्यूल ऑफ HCl द सेपरेशन, इन अ मॉलिक्यूल ऑफ HCl द सेपरेशन बिटवीन टू एटम्स, यानी जो दोनों एटम्स है इनके बीच में जो सेपरेशन है इज अबाउट, यानी इनके बीच में जो सेपरेशन है इज अबाउट 1.27 एंगस्ट्रॉम। ठीक है भैया, अच्छी बात है। अब क्वेश्चन ने कहा है फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इफ द मास ऑफ क्लोरीन is 35.5 times,
if the mass of chlorine is 35.5 times the mass of hydrogen atom, if the mass of chlorine is 35.5 times the mass of हाइड्रोजन एटम। आइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको किताब को थोड़ा सा आराम दे लेते हैं और आपको न्यूमेरिकल कराते हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैंने आपको जो फॉर्मूला पढ़ाया है वो पढ़ाया आर वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, जिसमें m1 और m2 तो पार्टिकल्स के मास है, लेकिन r1 r2 क्या था? r1 है पहले पार्टिकल की दूरी फ्रॉम ओरिजिन और r2 है दूसरे पार्टिकल की दूरी फ्रॉम ओरिजिन। अब जरा क्वेश्चन देखो, क्या इस पूरे क्वेश्चन में कहीं ओरिजिन का जिक्र हुआ है? नहीं हुआ। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। बच्चे कहते हैं आप तो डेरिवेशन में ओरिजिन कर रहे थे, न्यूमेरिकल करते समय ओरिजिन का जिक्र नहीं है। r1 r2 किसे लेना, हमें कैसे पता चलेगा? यहां क्या दिया हुआ है? यहां महज ये लिखा है कि ये हाइड्रोजन का एटम है और हाइड्रोजन के एटम से कुछ दूरी पर ये क्लोरीन का एटम है। मैंने बड़ा बना दिया ना, क्योंकि क्लोरीन का मास हाइड्रोजन के मास से बड़ा है और हाइड्रोजन के एटम और क्लोरीन के एटम के बीच की दूरी 1.27 एंगस्ट्रॉम है। भाई ओरिजिन कहां है? तुम्हारे बीच की दूरी है ये। हमें तो तुम्हारे बीच में जो सेंटर ऑफ मास होगा, यानी जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हमें पता लगाना है। एक बच्चा कहता है हाँ, कॉमन सेंस क्या कहती है? आपको क्या लगता है सेंटर ऑफ मास यहां होगा बीच में? नहीं, बीच में तब होता है जब तराजू के दोनों तरफ का वजन बराबर हो। क्या सेंटर ऑफ मास यहां ज्यादा होगा? बिल्कुल नहीं, यहां तो मास ही बहुत कम है। तो सेंटर ऑफ मास यहां होगा, यानी सुई इस तरफ होगी। सुई बीच में कब होती? बीच में सुई तब होती है जब दोनों तरफ का मास बराबर होता। सुई इस तरफ होगी क्योंकि इस तरफ का मास इसके कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है सुई यहां ज्यादा होगी। लेकिन करेंगे कैसे? तो मेरी एडवाइस सुनो, मेरी टिप, आई एम गिविंग यू अ टिप फॉर न्यूमेरिकल। ये बहुत प्यारी टिप है, ये टिप फॉर न्यूमेरिकल है, ये सुनो ध्यान से। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमें बनाना होगा, हमें बनाना होगा XY प्लेन, XY प्लेन, या हमें दिखाना होगा, या हमें दिखाना होगा ओरिजिन, या हमें दिखाना होगा ओरिजिन। अब ओरिजिन कैसे दिखाएं? आओ ये देखो, मान लो कि ये ओरिजिन है। अगर ये ओरिजिन है तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो दिस इज x, दिस इज y। मान लेते हैं कि यहां पे भाई साहब हाइड्रोजन बैठे हुए हैं। ऑब्वियसली बात है हमें ओरिजिन पे किसी को तो बिठाना पड़ेगा, ओरिजिन पे किसी ना किसी को बिठाना पड़ेगा। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन होता, ओरिजिन पे बिठाओ। ये टिप नंबर 2 है। जब कुछ नहीं गिवन, जब कुछ नहीं गिवन तो किसी एक पार्टिकल को, तो किसी एक पार्टिकल को, तो किसी एक पार्टिकल को ओरिजिन पे बिठाओ, तो किसी एक पार्टिकल को ओरिजिन पे बिठाओ। बिल्कुल सही, किसी एक पार्टिकल को ओरिजिन पे बिठाना पड़ेगा। बिठा दिया। अब हाइड्रोजन से 1.27 एंगस्ट्रॉम की दूरी पे क्लोरीन बैठा है। अब इनका सेंटर ऑफ मास क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हम सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला जानते हैं। आर वेक्टर इज इक्वल टू पहला पार्टिकल तेरी दूरी फ्रॉम ओरिजिन, दूसरा पार्टिकल तेरी दूरी फ्रॉम ओरिजिन। पहले पार्टिकल तेरा मास, दूसरा पार्टिकल तेरा मास। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू पहले पार्टिकल का मास क्या है? 1 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, उसकी दूरी फ्रॉम ओरिजिन 0, क्योंकि हाइड्रोजन बैठा ही ओरिजिन पे। अब बात करते हैं क्लोरीन के मास की, तो 35.5 कहां बैठा है? ये बैठा है ओरिजिन से 1.27 एंगस्ट्रॉम की दूरी पे, डिवाइडेड बाय मास कितना? 1 ग्राम, और यहां पे कितना? 35.5। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें प्राप्त हुआ 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.27 मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर -10 डिवाइड बाय 36.5। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11 के बच्चों, जरा एक बार घूरो, आए मन में कोई सवाल तो मचा देना, पूरा बवाल। इसको जब आप सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो आप नोटिस करोगे दैट RCM कम्स आउट टू बी 1.235 एंगस्ट्रॉम। इसे जब सॉल्व करोगे, यानी जो इनके बीच का सेंटर ऑफ मास है वो कहीं ना कहीं, अगर यहां से लेके यहां तक 1.27 है तो
कहीं ना कहीं वो यहां लाई कर रहा है, यानी क्लोरीन के पास, क्लोरीन के ज्यादा पास, क्लोरीन के ज्यादा पास लाए करेगा, क्लोरीन के ज्यादा पास लाए करेगा सेंटर ऑफ मास। एक बार देख लीजिए, मैं कहता हूं 2 बार घूर लीजिए। है अगर मन में कोई सवाल तो मेरे बच्चों आप जरूर मचाना बवाल। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू जस्ट नीड टू पे अटेंशन। एक बच्चा पता क्या बोला, मुझे समझ नहीं आया। नहीं आया कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि एक एग्जांपल से समझ आए, इसलिए मैं एक एग्जांपल और देने जा रहा हूं। आओ एग्जांपल नंबर 2। दूसरा एग्जांपल क्या कहता है, टिप यही रहेगी, टिप यही रहेगी, टिप नहीं मिटाऊंगा, टिप नहीं मिटाऊंगा। पहले हमें बनाना होगा एक्स वाई प्लेन, टिप नहीं मिटाऊंगा। टिप बहुत जरूरी है, हर क्वेश्चन को करने के लिए यही टिप रहेगी। और डियर किताब देवता, फिर से आपकी मदद ली जाएगी और किताब देवता में से ही एक क्वेश्चन उठाया जाएगा। आइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है इस बार, एग्जांपल नंबर 2, जिसकी प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। एग्जांपल नंबर 2 कहता है 3 masses 3 kg, 4 kg and 5 kg are located at 3 corners of an equilateral triangle, ठीक है, ऑफ साइड 1 मीटर। लोकेट द सेंटर ऑफ मास। क्वेश्चन ने कहा है लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द एंटायर सिस्टम, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। डियर किताब देखता, आप वहां जाइए, हमें फिलहाल आपकी जरूरत नहीं है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, 3 मास है और इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पे है। एक बच्चा बोला मतलब मैं कुछ समझा नहीं, अब मैं समझाता हूं कैसे, ये सिचुएशन कैसी दिख रही होगी। 3 मास, तो पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लीजिए। बस सर आप लोग बात पहले हमें बनाना होगा एक्स वाई प्लेन, चलो बना लेते हैं। दिस इज अ एक्स, दिस इज ओ एंड दिस इज वाई। एक बच्चा कहता है ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि जब कुछ नहीं गिवन तो हमें पहले ये बनाना पड़ेगा और किसी एक पार्टिकल को ओरिजिन में बिठाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि हमने यहां पे बिठा दिया 4 kg को, 4 kg वाला पार्टिकल, यहां पे हमने बिठा दिया हमारा 3 kg वाला पार्टिकल और यहां पे हमने बिठा दिया हमारा 5 kg वाला पार्टिकल। तो 3 kg वाला पार्टिकल, 4 kg वाला पार्टिकल और 5 kg वाला पार्टिकल। अब देखो सुनो, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में, इनका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहां, यानी जो भी होगा उसका कोई तो x कोऑर्डिनेट होगा और कोई तो y कोऑर्डिनेट होगा। बिल्कुल सही, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 कुछ वैसा ही चल रहा है। सेंट्रॉइड वाला फॉर्मूला याद आया, वैसा ही कुछ लगेगा। x चाहिए और y चाहिए, तो मैं लिखूंगा x सेंटर ऑफ मास। पहला पार्टिकल तेरा x1 कोऑर्डिनेट, दूसरा पार्टिकल तेरा x2 कोऑर्डिनेट, तीसरा पार्टिकल तेरा x3 कोऑर्डिनेट, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। y सेंटर ऑफ मास, पहला पार्टिकल तेरा मास तेरा y कोऑर्डिनेट, दूसरा पार्टिकल तेरा मास तेरा y कोऑर्डिनेट, तीसरा पार्टिकल तेरा मास तेरा y कोऑर्डिनेट, m1 प्लस m2 प्लस m3। अब टिप पे डालूं क्योंकि जगह नहीं बचेगी। देख लीजिए, एक बार घूर लीजिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ आ रही है तो समझो आपको सब कुछ आसानी से पता चलता जाएगा मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों। तो मैं लिख सकता हूं पहला पार्टिकल तेरा मास, दूसरा पार्टिकल तेरा मास, तीसरा पार्टिकल तेरा मास। हमें निकालना है xcm और ycm, क्योंकि हर पार्टिकल का अपना कोऑर्डिनेट है। इस पार्टिकल का x 0 है और y 0 है, साफ पता चल रहा है क्योंकि ये ओरिजिन पे है और साइड 1 मीटर है। यहां से लेके यहां तक ये पूरा क्या है 1 मीटर, ये भी क्या है 1 मीटर और यहां से लेके यहां तक ये भी क्या है 1 मीटर। तो इसका x तो 1 हो गया और y 0 हो गया। इसका अब मुझे निकालना है, तो ये जो दूरी है, ये वाली दूरी, 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 ये वाली दूरी कैसे निकालूंगा? सुनना मेरी बात। तो ये तो x हो गया और ये y हो गया। अब ये कैसे निकालूंगा? ये है 1
और ये है 0.5 यानी 1 का आधा। तो अगर मैं इसे A बोलता हूं, इसे B बोलता हूं, इसे C बोलता हूं, तो in order to find x and y coordinates of point A, we will take triangle ABC, और ABC में AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB। AB कितना है नहीं पता, BC कितना है पता है, 1/2 का स्क्वायर। ये कितना 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, और √3/4 इज इक्वल टू AB। √3/4 भी नहीं, √3/2। सॉल्व करके देख लेना, आपको समझ आएगा ये चीज कैसे आई। 3/4 आएगा तो 3/4 इज इक्वल टू AB स्क्वायर बनेगा, तो √3/2 इज इक्वल टू AB। अब ये √3/2 क्या चीज है, ये y वाला पॉइंट है, और x क्या है इसका 0.5। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि A का जो x कोऑर्डिनेट है वो तो है 1/2, और जो y कोऑर्डिनेट है वो है √3/2। पहले इतना देखो, समझ आना चाहिए। पहले देखो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, अगर आपको इतना समझ आ रहा है तो समझो आपके लिए ये क्वेश्चन बच्चों का खेल होने वाला है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर 11th क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों। आओ फाइंड करें। तो x सेंटर ऑफ मास, पहले पार्टिकल का मास कितना है 3 kg, उसका x1। दूसरे पार्टिकल का मास कितना है 4 kg, उसका x2। तीसरे पार्टिकल का मास कितना है 5 kg, उसका x3। 4 और 3 7, 7 और 5 12 kg। तो x सेंटर ऑफ मास, पहले पार्टिकल का मास कितना 3 kg, उसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 1/2। तो 1/2 प्लस 4 kg, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 0। 5 kg का x कोऑर्डिनेट कितना है 1 डिवाइड बाय 12 kg। तो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 3/2 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइड बाय 12। x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 3 प्लस 8 प्लस 10 बटा 24। 8 और 10 18, और ये आ गया 21 बटा 24। x सेंटर ऑफ मास। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, 21 बटा 24 को अगर आप सॉल्व करते हैं, 21 बटा 24 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप नोटिस कर लीजिए क्या आएगा। ये आएगा आपका हम कह सकते हैं, एक मिनट, 18 19 20 21 चेक करें एक बार। 21 ही आ रहा है हमारे पास, 3/2 है हमारे पास, और 24 आ गया, 2 10 जा और 2 12 जा, 2 10.5 आया हमारे पास। एक बार देखिए कोई मिस्टेक तो नहीं है। 4 kg का x कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, 5 kg का x कोऑर्डिनेट क्या है 1 है। सो 3/2 प्लस 4 बटा 5, एलसीएम लिया, हमारे पास आया 8, और हमारे पास आया आपका 3/2 0.5 बन गया हमारे पास। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको यहां पे साफ साफ दिख रहा है 21 बटा 24। हाँ, 21 बटा XCOM comes out to be 21 बटा 24। इसको सॉल्व करना चाहो तो कर लीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों। मतलब मैंने एनालिसिस निकाला कि किताब से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली बात है किताब से मैच कर रहा है, लेकिन ये सेंटर ऑफ मास बदल सकता है तब जब ABC पे पड़े मासेस को हम बदल दें। एक बच्चा कहता है मतलब कहना क्या चाहते हो? अरे बच्चों मतलब ये कि 3 किलो यहां ना पड़ा हो, अगर यहां पड़ा होगा और 4 किलो यहां पड़ा होगा तो वैल्यू से जुड़ाती। वो तो ऑब्वियसली बात है, मास खिसकाओगे तो सेंटर ऑफ मास भी खिसकेगा, बिल्कुल खिसकेगा। फिलहाल आप देखिए x सेंटर ऑफ मास कम्स आउट टू बी 21 बटा 24। क्या आप इसी तरह से y सेंटर ऑफ मास नहीं निकाल सकते? एक बच्चा कहता है निकाल सकते हैं। आओ जी, कैसे निकालेंगे? y सेंटर ऑफ मास, पहले पार्टिकल का मास m1 y1, दूसरे पार्टिकल का मास m2 y2, तीसरे पार्टिकल का मास m3 y3
डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। अब क्योंकि जगह नहीं बच रही है तो जगह ना बचने के कारण हम यहां करने की कोशिश करते हैं। y सेंटर ऑफ मास, पहले पार्टिकल तेरा मास क्या है? पहले पार्टिकल कहता है भाई मैं 3 kg और मेरा y कोऑर्डिनेट जो है वो है √3/2, ठीक है भाई। दूसरा पार्टिकल कहता है भाई साहब मैं 4 kg और मेरा y कोऑर्डिनेट है 0, ठीक है भाई। तीसरा पार्टिकल कहता है भाई साहब मैं 5 kg, मेरा y कोऑर्डिनेट 0, ठीक है भाई। डिवाइडेड बाय 12, सब गायब हो जाओ तो हमारे पास क्या बचा? हमें बचा y सेंटर ऑफ मास comes out to be 3√3 बटा 24। माय प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, तो ये सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट मिल गया और y कोऑर्डिनेट मिल गया। जरा एक बार इस पूरे क्वेश्चन पे नजर डालो और आपके मन में अगर आए फिर भी कोई सवाल तो है मेरी गारंटी कि आप मत रोकना अपने आप को मचाने से बवाल। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बच्चा कहता है नहीं समझ आया, अभी भी नहीं आया, मतलब आप अभी भी एनालिसिस नहीं लगा पाए कि कुछ करना नहीं है क्वेश्चन में मास दिए जा रहे हैं, उनके बीच की दूरी दी जा रही है, हमें सिर्फ ये देखना है कि मास कहां दिया हुआ है। अब वो मैं आपको बता चुका हूं कि ज्यादातर क्वेश्चन में बताते ही नहीं है, तो जब बताएंगे नहीं तो हमें किसी एक पार्टिकल को ओरिजिन में बिठाना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली बाकी पार्टिकल अरेंज हो जाएंगे। तभी तो मैंने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल का एक कोना मैंने ओरिजिन मान लिया, बाकी मेरे लिए निकालना आसान हो गया। एक बच्चा कहता है एक एग्जांपल और, चलो आपका दिल को खुश कर देते हैं, आपको एक एग्जांपल और देते हैं और तब जाके आपको ये चीज अच्छे से जरूर समझ आ जाएगी। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा। दिस पर्टिकुलर एग्जांपल वाज एग्जांपल नंबर 2। हम फिर से किताब देवता की मदद लेंगे और किताब देवता की मदद से एग्जांपल नंबर 3 कराएंगे। डियर किताब देवता, हमें आपका है सहारा चाहिए और आपकी ही मदद से हम बच्चों को एग्जांपल नंबर 3 कराने जा रहे हैं। आइए क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और शक्ल भी थोड़ी भयानक है। तो यहां पे देखिए क्या कहता है, एग्जांपल नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है 2 पार्टिकल्स, ये देखिए 2 पार्टिकल्स ऑफ मास m1 कितना रखा है हमारे पास 100 ग्राम एंड आपका 300 ग्राम, ठीक है जी, एट अ गिवन पोजीशन, आर एट अ गिवन पोजीशन, किसी गिवन पोजीशन पे है पार्टिकल, गिवन किसी गिवन पोजीशन पे है और उनकी पोजीशन दे रखी है 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 13k कैप एंड दूसरे पार्टिकल की पोजीशन है -6i कैप प्लस 4j कैप -2k कैप। एक बच्चा फट से घबरा के बोला 3 डायमेंशनल पोजीशन, हाँ क्या axi कैप ayj कैप azk कैप की फॉर्म में 3 डायमेंशनल पोजीशन नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, किसने कहा नहीं हो सकती? एंड ये तो हो गया रिस्पेक्टिवली ऊपर से एंड देयर वेलोसिटीज आर वेलोसिटी भी दे रखी है। v1 वेक्टर कितना दे रखा है 10i कैप -7j कैप -3k कैप एंड वेलोसिटी 2 वेक्टर कितना दे रखा है 7i कैप -9j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है जी। क्वेश्चन ने कहा है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी। एक बच्चा बोला यार ये पोजीशन का सेंटर ऑफ मास तो सुना था, ये वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास क्या होता है? बिल्कुल सही, अच्छा सवाल उठाया कि पोजीशन का सेंटर ऑफ मास तो सुना था, अब ये वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास क्या होता है भाई? आइए वेलोसिटी का भी सेंटर ऑफ मास होता है, कैसे होता है सुन लो, मैं यहां करके दिखा रहा हूं फिर न्यूमेरिकल पे लौट के आऊंगा। आइए यहां से एक टॉपिक शुरू हो रहा है, यहां पे एक टॉपिक शुरू हो रहा है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक टॉपिक शुरू हो गया मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये टॉपिक शुरू हो गया। अब मोशन ऑफ अ सेंटर ऑफ मास क्या कहता है? मोशन ऑफ अ सेंटर ऑफ मास कहता है कि जब पार्टिकल्स रेस्ट पर होते हैं, एंड उनका मास एंड उनकी पोजीशन अगर हमें गिवन है तो उनके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन
पोजीशन वेक्टर, उनके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होता है आर सी एम, पहला पार्टिकल का मास पहले पार्टिकल की दूरी m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। बट जब यही पार्टिकल्स मूव करने लग जाएं, तब उनकी पोजीशन का बदलाव होगा। एंड हम जानते हैं कि बदलाव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है वेलोसिटी। पहले देख लो मैंने क्या लिखा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उसे अच्छे से घूरो। मैंने जो बोर्ड पे लिखा है इसे अच्छे से घूरो ताकि आपको मेरे द्वारा बताई हुई ये बात अच्छे से समझ आ सके। अगर आप ये बात अच्छे से समझ पा रहे हैं तो समझो बहुत बड़ी चीज आप सीख पा रहे हैं। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं चाहता हूं कि मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊं। एक बच्चा कहता है तो समझाओ ना। एक्चुअली में नहीं, क्योंकि डिटेल में मैं अगला वीडियो लेक्चर लेके आऊंगा। अभी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि न्यूमेरिकल आ गया। ये सेम बात इसके अगले वीडियो लेक्चर में जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी क्योंकि न्यूमेरिकल की नौबत आ गई है इसलिए ये बात यहां पे रिपीट कर रहा हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप अच्छी तरह जानते हो। देयरफॉर बदलाव ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पहला पार्टिकल समय के साथ बन जाएगा उसकी वेलोसिटी v1, एंड बदलाव ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेकंड पार्टिकल समय के साथ बन जाएगा उसकी वेलोसिटी v2। तो सर फिर फॉर्मूला क्या होता है? आइए अब बताता हूं फॉर्मूला क्या होता है। तो मोशन में क्या होता है ये देखिए, मैंने यहां पे क्या लिखा वो मैं आपको बताता हूं। मेरी बात सुनिएगा, मैं आपको बताता हूं कि क्या होगा। देखिए जब यहां पे लिख रहा हूं, जब पार्टिकल रेस्ट पर थे तब RCM मतलब सेंटर ऑफ मास, पहला पार्टिकल तेरी पोजीशन, पहला पार्टिकल तेरा मास, पहला पार्टिकल तेरी पोजीशन, दूसरा पार्टिकल तेरा मास, दूसरा पार्टिकल तेरी पोजीशन अपॉन m1 प्लस m2 हमने किया था। ये क्या था? जब पार्टिकल मूव करने लगे, अब मैं लिखूंगा जब पार्टिकल मूव करने लगे तब RCM की जगह मैं लिखूंगा VCM। पहला पार्टिकल तेरा मास, पहले पार्टिकल तेरी गति, दूसरा पार्टिकल तेरा मास, दूसरे पार्टिकल तेरी गति डिवाइड बाय m1 प्लस m2 फॉर्मूला होता है। तो इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास जब पार्टिकल रेस्ट पर है। इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जब पार्टिकल मोशन में है। एक बात बताओ, जब कोई बॉडी मूव कर रही है तो क्या तब उसके पास मास नहीं होता है? तो क्या तब उसके पास सेंटर ऑफ मास नहीं होता है? तो क्या वो एक जगह फिक्स होता है या वो भी मूव कर रहा होता है? तो क्या मैं कह सकता हूं पार्टिकल की वेलोसिटी होगी या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी या पार्टिकल की वेलोसिटी होगी तो उसके सेंटर ऑफ मास की भी वेलोसिटी होगी? ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं होगी, सिर्फ सेंटर ऑफ मास की भी वेलोसिटी नहीं होगी। पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसका मतलब उसका सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है, तो इसका मतलब उसके सेंटर ऑफ मास का भी कोई वेलोसिटी होगी। उसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसका फॉर्मूला ये होता है। अब एक बच्चा बोला आपने ये तो डिराइव करके दिखा दिया, ये तो नहीं कराया डिराइव करके। अरे बोला तो यही तो मुझे डिटेल में बताना है, यानी जो तीसरा वीडियो लेक्चर होगा रोटेशनल मैकेनिक्स की दुनिया का, उसका नाम ही यही होगा, द कांसेप्ट ऑफ द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो फिर आज के वीडियो लेक्चर का नाम क्या है? न्यूमेरिकल लेक्चर बेस्ड ऑन सेंटर ऑफ मास। जी हां मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, अब फिर सोचना क्या, जब मैं इसकी डेरिवेशन अगले वीडियो लेक्चर में कराऊंगा तो सीधा न्यूमेरिकल पे जंप करते हैं ना। आइए सीधा सिलसिला शुरू करते हैं। RCM, पहले पार्टिकल तेरा मास तेरा पोजीशन वेक्टर, दूसरा पार्टिकल तेरा मास तेरा पोजीशन वेक्टर, पहला पार्टिकल तो कितने ग्राम का? 100 ग्राम का, दूसरा पार्टिकल तो कितने ग्राम का? 300 ग्राम का, टोटल कितने ग्राम? 400 ग्राम। याद रखना मास केजी में होना चाहिए।
यहां मैंने ग्राम में रखा है, मैं बाद में चेंज कर दूंगा, कोई बात नहीं। 100 ग्राम R1 तेरा पोजीशन वेक्टर कितना हो गया 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 13k कैप। दूसरे पार्टिकल तेरा मास कितना 300 ग्राम, तेरी पोजीशन कितनी -6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप डिवाइड बाय कितने ग्राम पूरे 400 ग्राम। तो मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, ये हो गया मेरे पास 200i कैप प्लस मेरे पास हो गया आपका 500j कैप प्लस मेरे पास हो गया 1300k कैप, ये मेरे पास हो गया -1800i कैप क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 1200j कैप और ये हो गया -600k कैप डिवाइड बाय पूरे 400 ग्राम। तो हम लिख सकते हैं RCM 200i कैप प्लस 1800, तो ये हो गया -1600i कैप। उसके बाद हमारे पास आ गया -1600i कैप, देन कम्स हमारे पास 500j कैप और 1200j कैप, दिस बिकम्स 1700j कैप एंड देन हमारे पास आ गया आपका प्लस 1300 में से 600 चले गए, तो हमारे पास आ गया आपका ये पूरे 1300 में हमारे पास 1300k कैप है यहाँ पे हमारे पास 1300k कैप हो गया हमारे पास, तो 700 ये आ गया 700k कैप डिवाइड बाय हमारे पास आ गया 400 ग्राम। 400 ग्राम को हम यहाँ पे सिंपल शब्दों में अगर आप देखें, हमारे पास जितना भी पोजीशन वेक्टर था ये सारा का सारा सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर वाले को मीटर में चेंज करेंगे, ग्राम वाले को केजी में चेंज करेंगे। एक बच्चा कहता है मुझे नहीं करना, मत करो, ऐसे छोड़ सकते हो। आपके सामने बेसिक सा आंसर है, एक बार देख लीजिए, ये आपके सामने आपको चीज मिल रही है। यानी अगर आप नोटिस करें तो आपको पोजीशन दी हुई थी, वो पोजीशन अगर आप क्वेश्चन में देखें, मैं तो लिखी नहीं है, तो मैं किताब से देख के आपको बता रहा हूं, तो किताब की मदद से अगर मैं देखूं तो ये पोजीशन मीटर में थी, ये भी मीटर में था और ये भी मीटर में था, तो इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। और यहां पे क्वेश्चन में इन्होंने ग्राम को केजी में चेंज किया है। अगर हम ग्राम को केजी में चेंज करते हैं तो हमें ये चीज देखने को मिल जाएगी कि एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आओ ग्राम को केजी में अगर मैं चेंज करता हूं तो ये अब 4/10 हमारे पास आ गया, तो 4/10 में ये हमारे पास आ गया RCM इज इक्वल टू 10/4, यानी ये हमारे पास आ गया आपका 4/10 है तो 10 ऊपर जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय -1600i कैप और प्लस 1700j कैप प्लस 700k कैप डिवाइड बाय 4। इस पूरे में से कॉमन निकाल के 4 से डिवाइड कर सकते हैं, एक सिंप्लीफाइड आंसर हमें जरूर मिल जाएगा मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों। So this is something very very important that I want each one of you to please pay attention कि कैसे किया जाता है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सेंटर ऑफ मास। जिस तरह से मैंने RCM निकाला है, क्या उसी तरह से मैं VCM नहीं निकाल सकता हूं? तो VCM भी हमारा ऐसे कुछ निकलेगा, पहले पार्टिकल का मास, पहले पार्टिकल की गति, दूसरे पार्टिकल का मास, दूसरे पार्टिकल की गति डिवाइड बाय m1 प्लस m2। आओ जी, तो VCM निकालते हैं। पहला पार्टिकल कितने ग्राम का हमारा 100 ग्राम का, सीधा केजी में चेंज करते हैं। अगर केजी में चेंज करते हो 0.1 बचता है यहाँ पे, तो 0.1 के बाद यहाँ पे आया 10i कैप -7j कैप -3k कैप प्लस दूसरे पार्टिकल का मास कितना 300 ग्राम, तो ये आ गया 0.3 मल्टीप्लाई करता हूं सीधा इससे कितने 10i कैप और हमारे पास आ गया -7j कैप -3k कैप डिवाइड बाय ये हो गया 0.4। जरा सॉल्व कर लीजिएगा, आप सॉल्व करोगे तो आपको एक आंसर मिलेगा। वेरीफाई करने के लिए मैं आंसर बता देता हूं, किताब से देखता हूं। आइए वेरीफाई करने के लिए कि क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बच रही है, तो जो लोग सॉल्व करेंगे उन्हें बताता हूं कि आंसर क्या आएगा। आंसर विल कम आउट टू बी 31i कैप -34j कैप और प्लस 15k कैप डिवाइड बाय आपका 4 मीटर पर सेकंड। ये आंसर आएगा VCM का। एक बार चेक कर लेना, अगर आंसर गलत आया ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि सर आपने जो आंसर लिखा था वो गलत आया। तो आंसर आपके सामने यही आएगा जो मैंने किताब से देखकर आपके लिए लिखा है। एक बार पूरे बोर्ड पे दी गई जानकारी को मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों अच्छे से घूरो, अच्छे से समझो, अच्छे से जानो, अच्छे से परखो और पूरे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से पहचानो। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर 11th क्लास के बच्चों। आई होप आपको इतनी बातें समझ अच्छे से आई होंगी। एक बच्चा कहता है अब क्या बचा है? देखो अभी तो यूनिट की शुरुआत हुई है, मैंने आपको सेंटर ऑफ मास का ही टॉपिक 2 वीडियो लेक्चर्स में समझा दिया, न्यूमेरिकल अच्छे से करा दिया।
अगला जो वीडियो लेक्चर लेकर आऊंगा उसमें मैं बात करूंगा द कॉन्सेप्ट ऑफ द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक बच्चा कहता है इसकी इसकी ये इसकी, जी हां, वहां डेरिवेशन कराऊंगा ना, ये आया कैसे भाई। एक बच्चा कहता है dr1/dt = v1, आ गया होगा, ऐसे कैसे आ गया होगा, अरे कैसे आया वो बिल्कुल बतलाऊंगा। इसलिए आपने इस वीडियो लेक्चर को देखने में जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए मेरी तरफ से आपका सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू माय डियर 11th क्लास के बच्चों। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, कीप वर्किंग हार्ड, कीप वॉचिंग ऑल वीडियो लेक्चर सीक्वेंस वाइज, देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो, कमेंट नहीं किया है तो करो, लाइक नहीं किया है तो वो भी करो, और अगर दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो भैया ये देखो क्या लिखा है, ये देखो क्या लिखा है, पढ़ो 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 और इसका पालन करो मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों। शुक्रिया, थैंक यू वंस अगेन माय डियर 11th क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों।